प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 को जैसे हम लोग केमिस्ट्री का 5 नंबर और लेसन नंबर 5 जो लेसन नंबर हम लोग 5 था पढ़ रहे थे। आज उसी के जो क्वेश्चन थे थ्योरी को हम लोग रिवीजन कर लिए थे। अब हम लोग जो क्वेश्चन है कौन कौन से क्वेश्चन उसको रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है, जो आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है वो क्या है, ये आपको देखना है। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा तभी मैं आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो जब मैं आपको बता कि यहाँ देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया, तो ऑप्शन नंबर ए आपको जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैडम क्यूरी, और सेकंड नंबर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी हेनरी वेकुलर, और जो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन ये है रदरफोर्ड, और जो आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन दिया गया है ये हाइजेनबर्ग। कौन है? हाइजेनबर्ग। तो आपको हाइजेनबर्ग जो फर्स्ट आपको जब मैं पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी वेकुलर के द्वारा किया गया था। तो आपको किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? हेनरी वेकुलर। तो आपका जो विकल्प नंबर कौन सा यहाँ पे सत्य होगा? आप बताएंगे कि विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। तो देखिए, आपका जो विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर, जो आपका होगा विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर। तो हेनरी वेकुलर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपने जान लिया कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आप लोग को टोटल चीज़ें पता चल गई कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा हेनरी वेकुलर के द्वारा किया गया था। तो आपका विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर, आपका होगा विकल्प नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए आपके सामने आता है, अब आपके सामने जो यहाँ पर दूसरा नंबर जो दूसरा प्रश्न आपका है, आपको इसको मिलाना है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। आपसे पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टरों, क्या पूछा गया है? नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। आपका यहाँ पर है प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका जो होगा कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट विकल्प नंबर ए दिया गया है न्यूट्रॉनों के वेग के घटने के लिए, क्या ये सत्य होगा? विकिरणशील के रूप में, क्या होगा? विकिरणशील के रूप में, क्या ये आपका सत्य होगा? रिएक्टरों की भीतरी सतह पर लेपन करने के लिए, क्या रिएक्टरों की जो भीतरी सतह होती है उसको लेपन करने के लिए, क्या करने के लिए? उसको लेपन करने के लिए पूछा गया है, उसको लेपन करने के लिए। और तीसरा तापी कुचालक के रूप में। तो आपको जो थ्योरी पोर्शन में आपको पढ़ा रहा था, तो आपको वहाँ पे खोजेंगे नाभिकीय रिएक्टरों का। जब रिएक्टरों में जाएंगे आप, तो मैं आपको नाभिकीय रिएक्टरों में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको वहाँ से थ्योरी से आपको खोल लेना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में टूट जाता है, क्या होता है? न्यूट्रॉनों की वेग घटने के लिए। अब जब मैं आपको देखिए, आपको नाभिकीय विखंडन जाता, तो मैं आपको जो पढ़ा था, देखिए उसमें वह प्रक्रिया जिसमें भारी नाभिक दो छोटे असमान नाभिकों में टूट जाता तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम ऑटो हान एवं हॉफस्टाइन ने बताया था। कौन बताया था? हॉफस्टाइन ने बताया था। तो इसका जो होगा तो वेग घट जाता है, क्या होता है? वेग घट जाता है। न्यूट्रॉनों का वेग क्या होता है? घट जाता है।
क्या होता है, न्यूट्रॉनों का वेग घट जाता है, न्यूट्रॉनों का वेग घट जाता है। क्या होगा, न्यूट्रॉनों का वेग घट जाता है। तो आपका विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर क्या होगा, ए, ये आपका सत्य होगा। तो आपको देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है न्यूट्रॉनों के वेग के घटने के लिए। किसके, न्यूट्रॉनों के वेग के घटने के लिए। किसके, न्यूट्रॉनों के वेग के घटने के लिए किया जाता है। तो आपका जो यहाँ पे विकल्प नंबर भी ए लॉक कर दिया जाए तो आपका कौन सा सत्य होगा, विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। तो अब देखिए आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन वो क्या आता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो तीसरा क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें बनी होती हैं। क्या पूछा गया है, नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती हैं। क्या यूरेनियम की बनी होती हैं, या ग्रेफाइट की बनी होती है, या कैडमियम की बनी होती है, या प्लेटोनियम की बनी होती है। क्या बनी होती है, प्लेटोनियम की। प्लेटोनियम किस चीज़ की, इससे पूछा गया नाभिकीय रिएक्टरों की छड़ें किस चीज़ से बनी होती हैं। तो आप बताएंगे तो आपका विकल्प क्या, विकल्प नंबर कौन सा आपका सत्य होगा। क्या आपका विकल्प नंबर ए सत्य होगा, या विकल्प नंबर आपका बी सत्य होगा, या विकल्प नंबर सी, या विकल्प नंबर डी। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा, आप बताएंगे कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। तो देखिए आपका जो विकल्प नंबर होगा वो सी सत्य होगा। कैडमियम की छड़ें से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, कैडमियम की छड़ें से बनी होती हैं। किससे बनी होती है, कैडमियम की छड़ें से बनी होती हैं। तो आपका जो होगा विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर, ए आपका सत्य होगा। कौन सा सत्य होगा, ए। तो आपने जो किया वो ए आपका सत्य है। तो आपको यहाँ से देख लिए कि जो नाभिकीय रिएक्टर की छड़ें बनी होती हैं वो कैडमियम की बनी होती है। सॉरी ये नहीं, सी सत्य होगा। तो आपको यहाँ पे विकल्प नंबर सी सत्य होगा, विल बी दी राइट आंसर, सी सत्य होगा। तो आपकी जो कैडमियम जो नाभिकीय रिएक्टर की छड़ होती है वो कैडमियम की बनी होती है, विकल्प नंबर सी आपका सत्य होगा। तो चलिए देखते हैं जो आपके सामने यहाँ पे आता है चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किसी रेडियो एक्टिवता तत्व का अर्धवायु काल 10 वर्ष है। मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, तो मैं आपको बताया था हाफ लाइफ पीरियड, जो हाफ लाइफ पीरियड आपसे पूछा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धवायु हाफ लाइफ पीरियड काल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम हो जाएगी। क्या होगी, क्या होगा आपको 1.5 ग्राम। कितना होगा, 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम कितने समय में हो जाएगा, 1.5 ग्राम। तो आपसे ये पूछा गया है, तो आपको अब बताना है। देखिए इसमें तो मैं आपको एक फार्मूला आपको बताया था, वो फार्मूला कौन था आपको याद है कि वो फार्मूला कौन सा है। देखिए जब मैं आपको एक बताया था कि जो फार्मूला था उस फार्मूले पे क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको वो बताया था वो फार्मूला क्या था आपको पता है। देखिए जो मैं आपको इस फार्मूले को बताया था, इस फार्मूले भी आप लगा सकते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक साथ बताऊंगा, आप वहां से जाके भी लगा सकते हैं। जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स पे आपको लगाना है। वो कौन सा ट्रिक्स है, ट्रिक्स में आपको फॉलो करना पड़ेगा, किस ट्रिक पे आपको लगाएंगे जो अपना एक है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला भी दे रहा हूँ, कौन से फार्मूले पे आपको काम करना है, किस फार्मूले पे आपको काम करना है। तो देखिए जो फार्मूला था मैं आपको बता रहा हूँ, वो फार्मूले को आपको याद किया। जब मैं अर्ध आय काल में आपको बता रहा था, तो जो हाफ लाइफ पीरियड जब मैं आपको बता रहा था कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्रव्यमान की आधी मात्रा के विघटित होने में जितना समय लगता है उस समय तत्व का अर्धवायु काल कहते हैं। मतलब
किसी रेडियो तत्व का द्रव्यमान की आधी मात्रा जो विघटन होने पर उतना जितना समय लगता है उससे हम क्या करते हैं, अर्ध आयकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। इसे टी 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे टी जो इसे होता है, इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। किसे? T1/2 से इसे प्रदर्शित करते हैं। और जो इनके बीच का संबंध होता है, ये क्या होता है? जो इनके बीच का संबंध होता है, इसको भी आपको ध्यान देखना है। तो देखिए इनके बीच का जो संबंध होता है, अब मैं आपको ये फार्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए n बराबर 0 होता है। n बराबर 0 इंटू या गुणा आप कहते हैं 1/2 n। इस तरह का फार्मूला मैं आपको लिखा था अर्धवायु काल में। तो देखिए अब आपको इसको भी एक शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, T/1/2 सॉरी यहाँ से देखिए इसको इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, T बराबर T1/T2 इंटू n। तो इस तरह इस पे भी आप हल कर सकते हैं। आप कैसे हल कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको हल करना है। देखिए आप इस फार्मूले पे भी हल कर सकते हैं। तो फार्मूला आप जब कहेंगे n, देखिए आपको यहाँ पे जो दिया गया है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है, जो ये आपको दिया गया है, कौन चीज़ दिया गया? वर्ष। यहाँ पे आपको 10 वर्ष। ये किसका मान है? T1/T2। टी क्या है? ये इस चीज़ का मान है, आपको ध्यान देना है। इसका मान है किसका? 10 वर्ष है। 10 वर्ष है, इसका मान आपको 10 वर्ष दे दिया गया है। और प्रारंभिक मात्रा जो इसका है, जो इसकी मात्रा है वो कितना है? प्रारंभिक मात्रा का मतलब n0, जो n0 आपको दिया गया है वो क्या है? 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम है। वो क्या है? 10 ग्राम है। तो आप सारी चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे और आपके सामने जो शेष मात्रा बचेंगी उसको भी ध्यान देना है। जो शेष मात्रा आपको बचे रहा है उसको भी आपको ध्यान देना है। देखिए जो शेष मात्रा क्या है, शेष मात्रा आपकी जो यहाँ पे बच रही है, ये चीज़, ये क्या बचे? किस चीज़ का मान है मैं आपको बता, ये n का मान है। यह किसका मान है? n का मान है। ये देखिए n बराबर 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम है। तो आपको अब क्या करना? कुल समय, अब मतलब क्या पूछा है? टी पूछा है। टी बराबर आपसे पूछा गया है। टी बराबर क्या होगा? तो आपको सबसे पहले मैं ट्रिक्स पे, इस पे आप भी हल कर सकते हैं। जो फार्मूले पे है आपको कैसे हल करना है तो आपको पता चल गया होगा। तो आप उस तरीके से भी अब मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इससे पूछा गया है, एक सेकेंड, इससे पूछा किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयकाल 10 वर्ष उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 2.5 ग्राम हो जाएगी। तो अब देखिए आपसे ये पूछा है 10, तो यहाँ से देखिए आपसे ये 10 ग्राम है, ये पूछा है 10 ग्राम है, 10 ग्राम। अब आपको जब इसको आधा करेंगे, ये 10 ईयर में है, कितना ईयर? 10 ईयर में है। 10 ईयर में जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 5 ग्राम। कितना आएगा? 5 ग्राम। 5 ग्राम आ जाएगा। तो उसके बाद अब फिर इसको आप जब लाएंगे 10 ही ईयर में, आप इसको जब 10 ईयर में लाएंगे तो 10 ईयर में ये कितना हो जाएगा? 0.25। कितना होगा? 0.25 होगा। यहाँ पे 2.25 होगा। कितना होगा? 2.25 होगा ये 10 ईयर में। और जब इसका आप यहाँ पे फिर करते हैं ये चीज़, तो ये 10 ही ईयर में, 10 ईयर में कितना हो जाएगा? 1.25। कितना होगा? 1.25 ग्राम होगा।
1.25 ग्राम ये आपका हो जाएगा। तो आपने अब क्या किया, 1 2 3, तो 10 यहाँ पे जोड़ेंगे, ये तो 3 हो गया, 1 2 3। अब आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों को आपने 3 भागों में कंप्रोमाइज़ किया, तो 10 गुणे 3, तो कितना होगा आपका 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि ये कैसे हल किया गया है। मैं आपको पूरे जो फार्मूला पे उसको हल करके दे दूंगा, उस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। क्या होगा, 3 वर्ष होगा। तो आपने कंप्रोमाइज़ किया 3/3, तो आपने 10 में आप जैसे जोड़ लिए हैं कि एक 10 वर्ष में एक 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 2.5 ग्राम हो जाएगी, ये तो 10 है। तो अगर आप 10 जो ये चीज़ें आपने किया कि कितने होगा, 30 वर्ष में होगा, कितने होगा, 30 वर्ष में होगा। तो आपने यहाँ पे 10 को यहाँ पे किया 10 ईयर में, मतलब 10 ईयर में किया 5 ग्राम। मतलब इसका जब आधा करते हैं, इसका आधा करते तो 5 ग्राम होता है। फिर इसी को 10 ईयर में आप करते हैं तो 2.25 ग्राम होता है। तो इससे कहते हैं आप 3 बार इसको तोड़ा, कितने बार में तोड़ा, 3 बार में। तो ये आपका हाफ लाइफ जो पीरियड है ये आपको पता चल गया कि कितना होगा, 30 वर्ष होगा। तो आपका जो विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर होगा वो 30 वर्ष होगा। तो आपको कितना होगा, 30 वर्ष होगा। अब चलिए आपको जो 5वां क्वेश्चन आता है वो क्या है। देखिए आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग बताएंगे 5वां क्वेश्चन कि क्या होगा। यहाँ पूछा गया प्रमाण भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। प्रमाण भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, क्या ग्रेफाइट कार्य करता है, प्रमाण भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। ग्रेफाइट कार्य करता है, क्या ग्रेफाइट कार्य करता है, आपसे यहाँ से पूछा गया है। जो यहाँ पे प्रमाण भट्टी में ग्रेफाइट किसका कार्य करता है, विमंदक का कार्य करता है, क्या विमंदक का कार्य करता है, या ग्रेफाइट का कार्य करता है, या शीतलक का कार्य करता है, या नियंत्रक का कार्य करता है। तो किसका कार्य करता है प्रमाण भट्टी ग्रेफाइट, तो किसका कार्य करता है, विमंदक का कार्य करता है। किसका, विमंदक का कार्य करता है। तो आपका जो विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर होगा वो ए नंबर सत्य होगा। कौन सा होगा, ए नंबर सत्य होगा। तो आपके सामने जो 6वां क्वेश्चन आता है, ये देखिए क्या आता है। देखिए आपका 6वां क्वेश्चन जो है, आपका जो 6वां क्वेश्चन है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, आपसे पूछा गया है कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो आप बताएंगे कृत्रिम रेडियो एक्टिविता किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, कृत्रिम क्या चीज़ है आप, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि किसने की थी। क्या मैडम क्यूरी ने देखी, बैकुलर ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, या आई क्यूरी तथा जोलियट ने किया था। कौन सा किया था, जोलियट ने किया था। तो आपको बताना है कि आपका विकल्प कौन सा सत्य होगा। तो देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की खोज जो थे वो आई क्यूरी तथा जोलियट ने किया था। कौन किया था, जोलियट ने किया था। तो आपका जो विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर डी सत्य होगा। तो आपका कौन सा विकल्प नंबर डी सत्य होगा। तो आपको यहाँ से विकल्प नंबर डी सत्य कर लेना है। विल बी दी राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। अब आपके सामने जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या आता है, देखिए ना। देखिए 7वां क्वेश्चन जो है, प्रमाण नाभिक में किसके निकलने पर प्रमाण, क्या पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन है, प्रमाण नाभिक में से किसके निकलने पर प्रमाण संख्या या द्रव्यमान, प्रमाण संख्या द्रव्यमान अपरिवर्तित रहती है।
क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। प्रमाण द्रव प्रमाण नाभिक, क्या पूछा है? प्रमाण नाभिक, प्रमाण नाभिक, प्रमाण नाभिक में से किसके निकलने पर प्रमाण संख्या या द्रव्यमान संख्या परिवर्तित रहती है? तो आपको बताएंगे कि किसके निकलने पर जो प्रमाण संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित, मतलब अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। क्या आपको यहाँ पे जो है अल्फा किरण जो है, क्या अल्फा किरण को निकलने से रहता है? किसको? अल्फा किरण निकलने से रहता है। अल्फा किरण या बीटा किरण? क्या अल्फा किरण या बीटा किरण? क्या अल्फा किरण या बीटा किरण या गामा किरण या न्यूट्रॉन, किसके निकलने से द्रव्यमान संख्या या प्रमाण संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है? वो है गामा किरणों को निकलने से द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता? अपरिवर्तित रहता है। तो आपका जो विकल्प नंबर होगा विल बी द राइट आंसर, वो आपका सी सत्य होगा। कौन सा? सी सत्य होगा। तो आपको यहाँ से सी सत्य कर लेना है। तो देखिए अब आपके सामने 8वां क्वेश्चन जो आता है, 8वां क्वेश्चन आता है आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। क्या पूछा गया है? आयनीकरण क्षमता किसमें, क्या पूछा गया? आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसमें होता है? आपको बताना है कि आयन की क्षमता क्या अल्फा कणों में होता है या बीटा कणों में होता है या गामा कणों में, या इनमें से कोई में से नहीं होता है, या अल्फा या बीटा या गामा, क्या इन तीनों किरणों में से किसी में होता है? तो या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मैं आपको बता दूं, जो आपको यहाँ पे विकल्प नंबर दिया गया इनमें से कोई नहीं, ये आपको सिर्फ अचंभव करने के लिए दिया जाता है कि आपका माइंड कितना काम करता है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ने ऐसे करते हैं, जब एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो देखते हैं कि अगर उसमें से 10 प्रश्न दिया गया, 10 क्वेश्चन आया है, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन बनता है, 100 क्वेश्चन बनता है, 100 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन इसमें दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो तुक्का मारते चले जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं, वही सब पर टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। अगर 25 क्वेश्चन ऐसा दिया है तो उसमें से मान के चलिए मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सही होता है। कितना? 5 रहता है। ऐसा हम नहीं करेंगे नहीं रहता है, रहता है लेकिन 5 रहता है। ये आपका 20 बजाने के लिए दिया रहता है कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इनमें से कौन सा होगा? आपको अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आपका विकल्प नंबर विल दी राइट आंसर अल्फा कणों की। अब आपसे जो 9वां क्वेश्चन पूछा गया ये क्या है? देखिए प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि क्यों नहीं की जाती है? आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि मतलब क्योंकि नहीं की जाती है? क्या अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है? क्या होती है? अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है या अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती? क्या होती? अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती। क्या अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती? देखिए यहाँ पे टोटल चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? यहाँ पे है रहेगा, लेकिन पीडीएफ बनाते समय थोड़ा गलती कर दिए हैं सब। यहाँ पे है, हर जगह आपको है ही रहेगा, ये चीज़ हर जगह आपको मिलना चाहिए है। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में हाई लिख दिया लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, तो इसके लिए सॉरी। देखिए पीडीएफ को आप लोग सुधार करें, इसको ध्यान दे देना है। जो लोग आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे है लिख लेना है। तो यहाँ पे चारों विकल्प में है। तो यहाँ पे जो तीसरा पूछा अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, यहाँ पे देखिए छूट गया है लेकिन होती बस लिखा गया है, होती है। तो क्या होती है? होती है। और यहाँ पे कम ताप की आवश्यकता होती है, इसमें भी हाँ छूट गया है, आपको इसको नोट कर लेना है। क्या होती है? होती है। तो आपको अब कौन सा विकल्प नंबर जो सत्य होगा? सी नंबर आपका विल बी दी राइट आंसर आपका सत्य होगा। कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी विल बी दी राइट आंसर
अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन को आपने दूर करें। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ का PDF आपको डाउनलोड करने को मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम या दिक्कत आती है समझने में तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में, तो मैं उसको रिवीजन फिर से उस प्रश्न को मैं आपको पर्सनल दे दूंगा कि आपको इस तरह का हल करना है, या व्हाट्सएप पे आप चैट करके भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करा दी गई हैं। तो आप देखिए आपके सामने जो 10वां क्वेश्चन आता है वो क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या हो सकता है बताएंगे। देखिए आपसे जिसमें पूछा गया है एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयकाल मतलब हाफ लाइफ पीरियड। क्या पूछा गया? हाफ लाइफ पीरियड। दिन में नाभिक 1 ग्राम कितने दिन में 125 ग्राम मिलीग्राम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिलीग्राम हो जाएगी। तो मैंने आपको जो चौथा क्वेश्चन बताया है सेम उसी पे आपको इसको हल करना है, सेम उसी पे हल करना है। ये पूछा गया है एक रेडियो एक्टिविता नाभिक के अर्ध आयु 44 दिन। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में 250 ग्राम हो जाएगा? 250 ग्राम 125 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 ग्राम हो जाएगा। तो अब आपको इसको ध्यान से देखना है। ये मैं आपको ट्रिक्स में बता रहा हूँ, फार्मूले पे नहीं। देखिए आपको ट्रिक्स, आपको एक क्वेश्चन में मैक्सिमम थोड़ा सा गला खराब है, एक ट्रिक्स पे आपको एक क्वेश्चन से मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 मिनट मिलते हैं। कितने? 1 से 1.5 मिनट। तो अगर आप फार्मूले पे हल करते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आपको ट्रिक्स पे आधारित दिया जा रहा है। तो देखिए जो ट्रिक्स है, मैं आपको इस ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है। आपको अब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो यहाँ पर है 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम कितने दिन में होता है? 44। तो आपको इसी को सेम करना है। तो यहाँ पर होगा 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, वो भी 44। अब आपको इसी तरह का फिर एक कंप्रोमाइज़र करना है। जो करना क्या है? 44 क्या होगा? 44 कितना होगा? ये आपका होगा यहाँ पर होगा 0 पॉइंट हो गया। अब आपको यहाँ होगा 0.25। अब आपको इसका कितना होगा? आधा 0.125। क्या होगा? 1.25। ये होगा 44। तो अगर आप इस तीनों को जोड़ लेते हैं, देखिए आपको यहाँ पे 44 करते हैं तो आपको कितना होता है वो टोटल आप जोड़कर करेंगे। क्या करेंगे? टोटल तीनों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको इसको, तो देखिए आपको यहाँ पे बता दें कि टोटल आपको इसको जोड़ना है। आपने 44 को 3 भागों में विजिट किया तो आपको 125 ग्राम आ गया। तो अगर आप 44 करते हैं यहाँ पर 44 तो कितना होता है? 132 कितना होता है? 132 दिन। 132 दिन में 125 ग्राम रह जाएगा। कितने में? 132 दिन में 125 ग्राम रह जाएगा। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा, देखिए आपको सारे प्रश्न जो यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा 2023 की है, ये सारे प्रश्न आपको इसी तरह से हल कराए जाएंगे। ट्रिक्स पे आधारित दी रहेंगी। टोटल चीज़ें आपको ट्रिक्स पे ही आधारित रहेंगे, नहीं अलग चीज़ से किया जाएगा। आपको ट्रिक्स पे ही बताई जाएंगे। आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे की गई हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि यूपी पॉलिटेक्निक की क्लास RS गौतम टेक्निकल पर स्टार्ट हो गई है और आप लोग क्लास करें और ट्रिक्स पे आधारित बताए जाएंगे। सारे चीज़ आपको दूर कर दिया, आपको जो कन्फ्यूज़न है सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपको इस तरह से सारी चीज़ों को कर लेना है। तो